ओम शांति। तो ऐसे तो आपने टाइटल देख ही लिया होगा। क्या है आज के सेशन का टाइटल? तो ये टॉपिक क्यों लिया गया? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ऐसा विषय है जो हमारे ब्राह्मण परिवार में और नॉन बीकेज में भी इसकी स्पष्टता नहीं है। आप चाहे नेट पे सर्च कर लें, सोशल मीडिया पे सर्च कर लें, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि वृत्ति होती क्या है और इसका हमारे पुरुषार्थ के साथ क्या कनेक्शन है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और ये काफ़ी गहन विषय है। मैं कोशिश करूँगा कि इस समय में शॉर्ट में आपको समराइज़ कर सकूँ कि वृत्ति क्या होता है और इसका हमारे पुरुषार्थ के साथ या हमारे संस्कार परिवर्तन के साथ क्या गहरा संबंध है। तो आपने देखा होगा बाबा अक्सर करके मुरलियों में शब्द यूज़ करते हैं वृत्ति के संबंधित। कौन कौन से शब्द यूज़ करते हैं बाबा? वृत्ति द्वारा वायुमंडल बदलो, फिर दृष्टि वृत्ति, और कौन सा? वैराग्य वृत्ति, रहम वृत्ति, है ना? सो बेहद की वृत्ति। तो बार बार ये वृत्ति शब्द आता है। तो क्या लगता है, क्या इसका मायने होता होगा वृत्ति का? देखिए, कोई कह रहा है, अच्छा, सब अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। अटेंशन, एटीट्यूड, क्या होता है इसका मायने? नजरिया, तो उसको तो एटीट्यूड कहेंगे। तो क्या एटीट्यूड को हम वृत्ति कहेंगे? ऐसे तो अब सही कह रहे हैं, ट्रांसलेशन में आपको कई बार वृत्ति का ट्रांसलेशन एटीट्यूड मिलेगा। बट वही कह रहे हैं कि आप बीकेज में या नॉन बीकेज में आप पता करें तो लोग, अच्छे अच्छे लोग जो योग दर्शन के ऊपर कमेंट्रीज लिखते हैं, तो वो भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि वृत्ति का रियल मीनिंग क्या होता है। और बाबा हमें कहते हैं वृत्ति के द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करो। तो इसका मायने मालूम होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन संस्कृत में वृत्ति वृत्त शब्द से बना है ना, जिसका मतलब सर्कल भी हो सकता है। वर्लपूल इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो भंवर, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आखिर वृत्ति का क्या मायने है? तो आम भाषा में, एक उसके पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्यों मैं कन्फ्यूजन का विषय कह रहा था कि महर्षि पतंजलि का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने प्रोफेसर थे, लोग बताते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अभी तक्षशिला पाकिस्तान में है। और उन्होंने योग दर्शन नाम का किताब लिखा, जो भारत के षड दर्शनों में आता है। 6 दर्शन मशहूर हैं, उसमें से योग दर्शन है। उसमें सूत्र लिखे गए हैं। तो उन्होंने उन्होंने योग की डेफिनेशन भी आपने कई बार सुनी होगी। योग, योग क्या है? योग हम जोड़ना कहते हैं। वे मानते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना, वो क्या है? योग है। तो चित्त की वृत्तियां क्या है? तो उन्होंने अपने डेफिनेशन दिए हैं। प्रमाण, प्रमाण है, विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति, ऐसे 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। और क्लिष्ट और अक्लिष्ट ऐसे क्लासिफिकेशंस किए हैं। हम उसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो कई भाई बहने जो लौकिक में रहते हैं, उस वृत्ति को जो बाबा के साथ, बाबा जो वृत्ति शब्द जोड़ते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बाबा क्या कहते हैं? वृत्ति द्वारा वायुमंडल बदलो। तो दोनों में अंतर है। और हंसी की बात यह है कि अगर महर्षि पतंजलि की आप बहुत सारी कमेंट्रीज पढ़ लें, कमेंटेटर्स जो कमेंट्री लिखते हैं, उन्हें भी इस बात की स्पष्टता नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो ये मेरे लिए रुचि का विषय था कि समझना है कि वृत्ति क्या होती है। तो मेरा एक प्रश्न है, मान लीजिए कि मुझे प्यास लगा, मुझे पानी पीना है, तो सबसे पहले मन में क्या उठता है? क्या कहेंगे? पहले संकल्प उठता है कि कुछ और उठता है? पहले क्या उठता है? पहले संकल्प उठेगा, इच्छा उठेगी, क्या उठेगा पहले? आप अपना चिंतन बता सकते हैं, क्या उठेगा पहले मन में? मान लीजिए मुझे प्यास लगा है, यहाँ स्टेज पर आया, मुझे पानी पीने की इच्छा हुई, तो मन में क्या आएगा सबसे पहले? फीलिंग आएगा, संकल्प आएगा, अर्ज आएगा, क्या आएगा सबसे पहले?
अच्छा, जो कहते हैं फीलिंग हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, जो कहते हैं संकल्प आएगा वो हाथ ऊपर करेंगे। पहले कौन आएगा? तो बाबा कहते हैं ना, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये भी स्पष्टता बहुत जरूरी है कि मन काम कैसे करता है। हम प्रकृति जीत बनने वाले, मन जीत, तो हमें मन का वर्किंग मालूम होना चाहिए, बराबर ना? तो आप सही, आप सबके आंसर सही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। संकल्प बाद में आएगा। संकल्प के पहले क्या आएगी? फीलिंग, और फीलिंग भी बाद में आएगी। फीलिंग के पहले आएगी वृत्ति, अर्ज के फॉर्म में आएगी। तीव्र इच्छा, एक अंदर से तीव्र इच्छा जागेगी जिसने संकल्प का रूप नहीं लिया है। वृत्ति, इसके बाद फीलिंग्स या इमोशन, इसके बाद संकल्प। संकल्प सबसे लास्ट स्टेज में। समझ में आ रहा है? अजीब लग रहा है ना? क्योंकि अब तक हम लोग क्या समझते हैं, बाबा के बच्चे, अरे मैंने संकल्प लेवल पे चेक कर लिया मतलब मैं महान चेकर हूं। नहीं, संकल्प के पहले भी क्या है, आपको सीक्वेंस याद रखना है। संकल्प के पहले क्या है? फीलिंग्स या भावनाएं या इमोशंस। उस फीलिंग्स के पहले क्या है? वृत्ति। और वृत्ति के भी पहले पीछे और क्या है? संस्कार। ये 4 लेयर्स हैं। आपको मालूम है भाप जो होती है, भाप, उसको जमा देंगे तो क्या बन जाता है? पानी। पानी को जमाएंगे तो क्या बनेगा? और बर्फ को और जमा देंगे तो? हाँ, कहते हैं बर्फ का एक और रूप होता है जिसे हार्ड आइस कहते हैं, जो ग्लेशियर्स में पाया जाता है। तो हार्ड आइस जो है, एकदम जमा हुआ सघन जमा हुआ जो बर्फ है, वो संस्कार है। नॉर्मल बर्फ क्या है? वृत्ति है। पिघला हुआ पानी क्या है? इमोशन। और जो भाप बन के उड़ रहा है वो है संकल्प। ये 4 लेयर्स हमें हमेशा याद रखना है। संस्कार, इसके बाद वृत्ति, वृत्ति के बाद फीलिंग्स, और फीलिंग्स के बाद संकल्प। अब प्रश्न उठता है कि वृत्तियां, तो ये नियम है, संस्कार से वृत्ति बनेगी, वृत्ति से संस्कार बनेगा, संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार। और कभी भी कोई भी संकल्प आता है डायरेक्टली नहीं आता, ये अलग अलग स्टेजेस से होकर तब जाके उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? संकल्प या विचार। तो अब तक हम कहां तक चेकिंग कर रहे थे? तो हम समझते थे हमने बहुत बड़ा चेकिंग कर लिया, है ना? अब बाबा, क्यों ये समझना जरूरी है मैं बता रहे हैं, क्योंकि बाबा की मुरली है कि जो सूक्ष्म चेकर बनेगा वही नई दुनिया का मेकर बनेगा। सूक्ष्म चेकिंग। और बाबा ने, मुझे याद है 70s की मुरली है, उस मुरली में बाबा ने ये भी बताया है कि राम को धनुष दिखाते हैं, आजकल तो सब जगह राम में चल रहा है ना, राम को धनुष दिखाते हैं और कृष्ण को क्या दिखाते हैं हाथों में? सबसे सूक्ष्म क्या है? मुरली ना। तो जो सूक्ष्म चेकिंग करेगा वो मुरलीधर के साथ होगा। तो हमारी चेकिंग, अभी मैं ये क्यों बता रहा था विषय, क्योंकि हमारी चेकिंग संकल्प लेवल पे हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। फीलिंग लेवल पे भी हो गई, वो भी बड़ी बात नहीं। कौन से लेवल पे होनी चाहिए? वृत्ति। लेकिन संस्कार को हम चेक ऐसे नहीं कर पाएंगे, 3 लेवल पे ही होगा। सबसे लास्ट लेयर क्या होगा? वृत्ति, क्योंकि वृत्ति चेकिंग का सबसे अंतिम लेयर है। इससे पीछे चेक करना डिफिकल्ट है, महसूस करना डिफिकल्ट है। बहुत गहन बातें बता रहा हूं, आप प्रश्न उत्तर भी रख सकते हैं। अब एक और प्रश्न है, तो वृत्ति बाहर कैसे इमर्ज होती है? तो वृत्ति इमर्ज होती है अर्ज के फॉर्म में। अर्ज समझते हैं? अर्ज मतलब तीव्र इच्छा। वृत्ति, संस्कार से संकल्प नहीं होता है, संस्कार से वृत्ति इमर्ज कैसे होती है? हमें कैसे मालूम पड़ता है? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मेरी वृत्तियां इमर्ज हो रही है कि नहीं? मुझे अर्ज आएगी। तो अभी हमें किसको पकड़ना है? उस अर्ज को पकड़ना है जिसको बाबा वृत्ति शब्द के से संबोधित करते हैं। इसमें अंतर है, ये बहुत सूक्ष्म बातें बता रहा हूं। तो पानी पीना है, उसकी सबसे पहले क्या आई? अर्ज। इसके बाद क्या हुआ? फीलिंग। फीलिंग के बाद संकल्प। मैं बार बार क्यों पक्का करा रहा हूं? आज के बाद हमारी चेकिंग कौन से लेवल पे होनी चाहिए? सूक्ष्म अर्ज लेवल पे होनी चाहिए, वृत्ति लेवल पे होनी चाहिए। तब हम कहेंगे हम सूक्ष्म चेकर हैं।
अब दूसरा, चलिए इसका एक डेमो करते हैं। रेडी हैं? मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। हाँ, सभी बैठे हैं आराम से। अभी इसमें मुझे टाइमर की आवश्यकता होगी। एक भाई आ जाए जो टाइमर। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, आ जाइए। तो अभी काम करेंगे, देखते हैं कितनी क्षमता है और हमें क्या करना है। कुछ करना नहीं है, मेरी तरफ देखेंगे, है ना? हमें क्या करना है, श्वास लेना है और श्वास को होल्ड करके रखना है। कितने मिनट होल्ड कर सकते हैं? मतलब जबरदस्ती नहीं करनी, ऐसे नहीं कि यहाँ पे फिर कुछ और बुलाना पड़े। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, जब मैं कहूँगा 1 2 गो, तो आपको पहले एक श्वास लेके रख, अभी नहीं, जब मैं कहूँगा मैं डेमो बता देता हूँ। तो श्वास को रोक के रखना है, हम आंखें बंद करके रखेंगे और फिर उसको होल्ड करके रखेंगे और देखेंगे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है। थिंकिंग आ रहा है, फीलिंग आ रहा है कि, देखना है। रेडी? चलिए, तो एकदम भाई काउंट, भाई लास्ट में बताएंगे कितने मिनट तक आपने होल्ड करके रखा काउंट। जब मैं स्टार्ट गो कहूँ तो आपको स्टार्ट करना है। रेडी? सभी रिलैक्स होके बैठ जाएं, आंखें बंद, एक लंबी श्वास लेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे। 1 2 एंड गो। कहाँ पे फील हो रहा है बॉडी में, महसूस करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार। अपनी क्षमता अनुसार फिर रिलीज भी कर देंगे अगर ना हो रहा हो तो ज़्यादा। ओम शांति। 1 मिनट 50 सेकेंड्स के आसपास कुछ हुआ। कईयों ने सांस छोड़ भी दिया होगा। ठीक है, क्या हो रहा था? थिंकिंग आ रहा था, फीलिंग आ रहा था, कुछ और आ रहा था? क्या हो रहा था? और इसके बाद लास्ट में क्या हो रहा था? तीव्र अर्ज आ रही थी ना कि अब मैं क्या करूं। तो वो क्या थी? वृत्ति। जो तीव्र उस अर्ज के फॉर्म में आ रहे थे कि नहीं, अब लगता है मैं सांस मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो अंदर से जो लास्ट लेवल जो था ना, वो वृत्ति लेवल का था। थोड़ा बहुत समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो अर्ज दो प्रकार की हो सकती है। एक होता है बॉडी के संबंधित, जो हमें अर्ज आती है, तीव्र इच्छा आती है। क्या हो सकती है? प्यास की, पानी में प्यास लगा है, खाने की, सोने की भी अर्ज होती है कि नहीं? होती है ना, कई तो मुरली क्लास में ही वो अर्ज एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो ये भी होता है। तो ऐसे ये हुआ शरीर के संबंधित। अब दूसरी जो अर्ज आती है वो किसके संबंधित रहती है? मन के संबंधित। तो आप बता सकते हैं मन के संबंधित कौन कौन से अर्ज आती है कॉमन? लोग सोच रहे हैं मन के संबंधित भी अर्ज आती है। फ्रिज में रसगुल्ले रखे हुए, क्या अभी अभी गरम गरम समोसे की खुशबू आ रही है, तो क्या होता है? पहले बताइए, संकल्प चलता है, फीलिंग आती है कि अर्ज आती है? अर्ज आती है। अच्छा, तो फिर ये, अच्छा, मॉर्निंग में उठते हैं और व्हाट्सएप ग्रीन डॉट, तो क्या होता है? संकल्प आता है व्हाट्सएप चेक करने का कि उसके पहले कुछ और आता होगा? फीलिंग्स
और कुछ ना कुछ अर्ज आए कि चलो देखूं, सुबह सुबह कल किसी ने मुझे याद किया कि नहीं, क्या मैसेजेस हैं, और हम तुरंत देखते हैं। या कई आजकल कईयों का टाइम किस पे जाता है मालूम है? रील्स पे। रील समझते हैं ना? कंटिन्यूअसली लोग देख रहे हैं। तो ये एक ही बार में नहीं होता, ये भी 3 अवस्थाओं से गुजरता है। तो आज के सेशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, उस अर्ज को या उस वृत्ति को, उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। और क्यों विजय प्राप्त करना आवश्यक है? क्योंकि अगर हमने इस अर्ज को कंट्रोल कर लिया तो कोई भी नेगेटिव कर्म करने से हम अपने आप को बचा पाएंगे। इसीलिए ये समय सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, वृत्तियां देखो इमर्ज होती हैं। मुरलियों में बाबा कई बार कहते हैं, कईयों को संकल्प विकल्प के बहुत सारे तूफान आते हैं। तो किसी को विकल्प आता है तो पहले अर्ज आता है, फिर फीलिंग आती है, फिर उसको विकल्प चलता है। तो क्यों बातें बताई जा रही है? क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज पे ही उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ये नियंत्रण में आ सकता है। बट हम फर्स्ट स्टेज पे कंट्रोल नहीं करते। मान लीजिए गाड़ी है, अब यार्ड से निकली है, यार्ड से निकली है मतलब संस्कार, वो पहले यार्ड से निकली है, अब वो जस्ट शुरू होने वाली है, जस्ट उसने अभी चालू किया है, गाड़ी ट्रेन चालू हुई है और धीरे धीरे उसकी स्पीड एकदम तेज हो गई। तो जब उसकी स्पीड तेज हो जाएगी तो क्या उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे? तो संकल्प कौन सी स्टेज है? लास्ट स्टेज है। तो हमारी समस्या क्या है कि हम अर्ज जब आती है उसके प्रति हम सजग है ही नहीं। कब अर्ज आई व्हाट्सएप चेक करने की, खाने की, मोबाइल टच करने की, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो गाड़ी पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में फीलिंग भी आ रही है, इच्छा हो रही है कि चलो अब मुझे खुशी लग रहा है कि अब मैं व्हाट्सएप चेक करूं, कुछ खाऊं। फीलिंग भी आ गई, मुझे मालूम नहीं है। और फिर संकल्प आया, अब मैं मोबाइल उठाता हूं, और फिर मैंने कर्म किया, मुझे मालूम ही नहीं है। अब संकल्प की अवस्था में जब ट्रेन एकदम फास्ट स्पीड में है, गाड़ी पहले स्टॉप से निकल चुकी है, उस समय हम चेक करने का, कंट्रोल करने का कितना भी प्रयास करेंगे, उस प्रयास का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए वृत्ति वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में कहावत है, निप इन द बर्ड, मतलब शुरू की अवस्था में ही उसको वहीं पे रोक लिया जाए, तब हमारा कर्मेंद्रियों पे भी नियंत्रण होगा। ऐसा पे लागू होता है। व्हाट्सएप, एडिक्शन, सिगरेट पीने के कई लोग जो नॉन बीकेस होते हैं, उनमें तो बहुत सारा ये होता है, उन पे भी एक्टिविटी कराई जाती है। तो ये वृत्ति लेवल पे हमें चेक करना है आज के बाद, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने बताया इसका हो गया, एक और भी बहुत सूक्ष्म बात मैं बता रहा हूँ वृत्ति के बारे में, जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? और अगर दो लोग एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं, तो आपने देखा होगा एक के मन में कुछ भी चेंजेस आता है दूसरे को मालूम पड़ जाता है। पुराने जमाने में कोई तो मूवी थी, सीता और गीता, तो हम छोटे थे तो टेलीविजन वगैरह होते थे, तो एक एक को कुछ करते हैं तो असर किसको होता है? हाँ, तो यूजुअली क्या होता है कि या तो दो लोग एक दूसरे से एक्सट्रीमली अटैच्ड हैं, या कोई एक पवित्र आत्मा है और एक उसको संकल्प कर रहा है। तो संकल्प कैसे पहुंचते हैं उसका मैं आपको साइंस बताता हूँ, बहुत गहरी बात। मैं बैठा हूँ और अचानक में मेरे मन के अंदर कुछ इच्छा जागी कि मैं करूं। इच्छा जागी, क्यों इच्छा जागी? क्योंकि दूसरे के वृत्ति ने मेरे वृत्ति को टच किया, और टच करने के बाद कुछ हल्का सा मुझे फील होगा और मुझे अपने आप इच्छा जागेगी कि मैं कुछ करूं, या यहाँ जाऊं वहां जाऊं। तो जो बाबा, आप सुनते हैं ना कि बाबा को मालूम पड़ जाता था, जितने भी महापुरुष होते हैं, जो आत्माएं बहुत पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो हल्का सा भी किसी के मन में अर्ज जागृत होता है, वो तरंगों के रूप में आकर उनकी वृत्ति को टच करता है। और आपने कई बार सहज भी अनुभव किया होगा, अरे मैं आपको ही याद कर रहा था, आपका फोन आ गया। फोन के पहले कुछ और डायल हो जाता है, फोन के पहले आप सामने वाले की वृत्तियों को टच कर देते हो, और जो आत्मा एकदम शुद्ध और पवित्र होगी उसे तुरंत फील आएगा। जैसे प्यास लगती है तो हमें महसूसता आती है, वैसे उस आदमी की याद, डिपेंड करता है कितनी तीव्रता से सामने वाला याद कर रहा है, कि मन के अंदर फील होगा। और उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपका खुद का कल्पना है कि सामने वाला आपको याद कर रहा है।
तो हम में से जिस आत्मा की पवित्रता की लेवल बहुत शार्प होगी, वो किसी भी व्यक्ति आत्मा को अगर उस निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है, एकदम निस्वार्थ भाव से जब याद करेगी, वो सामने वाले को मोटिवेट या इंस्पायर कर सकती है, जिसको बाबा कहते हैं वृत्ति द्वारा वृत्ति परिवर्तन। और आप देखते थे पहले के ज़माने में ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो क्या होता था, हिंसक प्राणी भी शांत हो जाता था। कौन से आधार पे? सेम ये वृत्ति वाला साइंस चाल उस पर लागू होता है। तो वृत्ति के द्वारा आप वृत्तियों को भी बदल सकते हैं, लेकिन सबसे उसके पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें स्वयं की वृत्ति को नियंत्रण रखना पड़ेगा। और जो आत्मा स्वयं की वृत्तियों को नियंत्रण कर सकती है, वह सामने वाली किसी आत्मा की वृत्ति को भी परिवर्तन कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है। और इसीलिए आपने देखा होगा यज्ञ के शुरू के दिनों में जब ब्रह्मा बाबा मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे, कईयों को इच्छा होती थी कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, और लोग ना ओम मंडली में काफ़ी संख्या में लोग आने लगे थे। सेम फॉर्मूला, एक साइंस है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। इसलिए वृत्ति वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अच्छा, अभी इसकी थोड़ी हम गहराई में उतरें। ये तो हमने बेसिक जान लिया वृत्ति क्या होता है। अब थोड़ी सी हम और इसकी गहराई में जाएंगे, और थोड़ी सी मैं एक एक्टिविटी तो मैं करा चुका हूँ, उसके कुछ हम नियम जान लेंगे। अब जो अर्ज आती है उसको हम 3 लेवल में चेक करेंगे। 3 लेवल कौन सा हो सकता है कि क्या ये बहुत हाई है, मीडियम है, या तो लो है। अब मुझे पानी पीने की इच्छा हो रही है तो या तो एकदम हाई होगी, या तो मीडियम होगी, या तो एकदम लो होगी। ये 3 लेवल में हमें आज के बाद चेक करना है किसी भी चीज़ को। मुझे इच्छा हो रही है कि मैं समोसे खाऊं, तो चेक करें क्या है, ये हाई है, मीडियम है, या लो है। या 1 से 10 के बीच में भी आप कर सकते हैं। 10 मतलब एक्सट्रीम, अब रहा नहीं जा रहा है। 5 मतलब मॉडरेट, और 0 मतलब ना के बराबर। ये 0 है, 1 मतलब चल जाएगा। 7, 6, 7 के लेवल में आया मतलब अब रहा नहीं जाएगा। 10 आउट ऑफ 10 आ गया मतलब बस अब समोसा मेरे मुंह में। तो ये 3 लेवल से चेक करेंगे। दूसरी बात, हमारे बॉडी में जो कुछ होता है उसे हम सेंसेशंस कहते हैं, संवेदनाएं कहते हैं। संवेदना 2 प्रकार की होती है, अच्छी या तो बुरी। फॉर एग्जाम्पल, हम योग में जब बैठते हैं तो हमें क्या होता है, नींद आती है। तो नींद अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? कौन कह रहा है बुरी लगती है? कोई बात नहीं। तो नींद सच में बहुत अलग बात है कि नहीं आना चाहिए। तो नींद की फीलिंग हमें अच्छी लगती है। तो ये क्या हुआ, सुखद या तो दुखद, प्लेजरेबल, नॉन प्लेजरेबल। दो ही श्रेणी होती है, न्यूट्रल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, फिर योग में और क्या प्रॉब्लम आती है? हाँ, तो योग में क्या करेंगे, अब नींद आएगी ना तो क्या चेक करना है, अर्ज बहुत ज्यादा हाई है, मीडियम है, लो है। अच्छा, दूसरा, योग में बैठते हैं तो कई बार लोगों को क्या होती है, बोरियत आती है। बोरियत अच्छी वाली फीलिंग है कि बुरी वाली है? अच्छी वाली फीलिंग, इसको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, कईयों को योग में बार बार इचिंग आता है, खुजली होती है, तो ये अच्छी है कि बुरी है? तो लोग कहते हैं उसमें तो स्वर्गिक आनंद मिलता है ना, जिससे मिठाई खाने से भी आनंद नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब चीज़ें आती हैं, विघ्न योग के रूप में आती हैं। तो हमें आज के बाद ये सजग रखना है और उसको चेक करना है। दूसरी एक नियम है कि जब भी कोई वृत्ति इमर्ज होती है तो वृत्ति के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा है, फीलिंग वाला है। बॉडी में सेंसेशन जरूर आएगा, पक्का। उसके सेंसेशन के बिना हो ही नहीं सकता। वो हमारी प्रॉब्लम है कि उसकी सूक्ष्मता को हम चेक नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे गुस्सा आया, तो पहले वृत्ति में गुस्सा आया कि इसने ऐसा क्यों किया, झूठ बोला। अर्ज जागी, वृत्ति जागी, फिर क्या होगा, श्वासों की रफ्तार तेज। और बॉडी में कहाँ सेंसेशन आता है, संवेदनाएं बॉडी में कहाँ पे आएगी, चेस्ट एरिया में, मुट्ठी में। मुझे मन हुआ कि बस अब तो उसे उसके ऊपर हाथ उठा दो। ऐसा होता नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये क्या हुआ,
सेंसेशन के फॉर्म में आया। हम में से बहुत से लोग उस सेंसेशन को भी चेक नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद कोई भी इमोशन आ रहा है, कोई भी इमोशन बिना सेंसेशन के नहीं होता है, नियम है। तो बार बार क्यों मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको, बार बार? तो बार बार क्यों मैं अशरीरी पे ध्यान देता हूँ? आपने देखा होगा बहुत सारे मेरे क्लासेस किस पे हैं, मेजॉरिटी मैंने इसको पकड़ के रखा है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि जब हम शरीर के प्रति सजग रहते हैं तो हल्की सी भी कुछ सेंसेशन आई, मतलब गाड़ी पहले स्टेशन को क्रॉस करके दूसरे लेवल पे आ गई है, इसीलिए बॉडी में सेंसेशन आ रहा है। अभी भी मार्जिन है कंट्रोल करने का। तो हम में से कई लोग सजग नहीं होते। तो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, क्या वो टेक्निक है जिससे हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है, रेडी हैं? स्टेप नंबर 1, चलिए गुस्से के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये सबके लिए लागू होगा। तो पहला स्टेप क्या आएगा कि मान लीजिए मुझे लग रहा है, मैं गुस्से का ही लेता हूँ, गुस्सा तो इमोशन है, हमारी बात किसकी चल रही है, वृत्ति की। ये टेक्निक इमोशन पे भी लागू होगा और अर्ज पे भी लागू होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे गुस्सा आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप, और उसको चेक करना है कि बॉडी में कहाँ पे फील हो रहा है, सेंसेशन बॉडी में कहाँ पे आ रहा है, गले में आ रहा है, थोड़ी देर के लिए बॉडी को स्कैन करना है कहाँ पे आ रहा है। स्टेप नंबर 1, मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी ब्रीदिंग रेट बहुत हाई है। अब उसके ऊपर मत फोकस करो, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, पहले अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, बॉडी सेंसेशन पे फोकस करना है, बराबर। सेकंड, उसको रेट करना है, हाई है, मीडियम है या लो है। तो मुझे लग रहा है कि मीडियम से ज़्यादा है, गुस्सा है। पहला स्टेज क्लियर है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, अगर इमोशन आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए, गुस्सा आ गया तो भी हमें क्या करना चाहिए? आ गया, आ गया, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्या करें अभी इसके बाद? हम्म, और कुछ अच्छा आंसर है, और क्या करें? पर उसे में आता है साक्षी भाव, उसे में आता है, वो तो मैं ज्ञान को बाद में देख लूंगा, पहले मैं बताता हूँ। देखिए वास्तविकता यही है, मैं बताता हूँ। उससे में सारे ज्ञान की बातें भूल जाती हैं, क्योंकि नियम है कि जब भी इमोशन हावी होता है, हमारा थिंकिंग माइंड, लॉजिकल माइंड का दरवाजा बंद हो जाता है। तो क्या करें? मान लीजिए बेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए एक मॉन्स्टर मॉन्स्टर आ गया, खतरनाक आतंकवादी आ गया, आप कमरे में हैं, उसका नाम गुस्सा है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? वो जितना जोर से दरवाजा बंद करेंगे वो भी फोर्स करेगा ना। क्या करना है, वही मेरा प्रश्न है। आ गया है, सत्य है, अब किसी भी कारण से आया, प्रॉब्लम वो नहीं है अभी, वास्तविकता यही है कि गुस्सा आ गया मुझे, क्या करें, नेक्स्ट स्टेप? मैं आता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ, वो भी एक टेक्निक है। पर अगर मान लीजिए उसमें ठंडे पानी का बॉटल ही नहीं है, नहीं अच्छा तरीका उन्होंने बताया, मैं आता हूँ, वो भी टेक्निक है। डाइवर्जन या सप्रेशन या एक्सप्रेशन, 3-4 तरीके हैं। अभी देखिए लोग क्या क्या करते हैं, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। माताएं इसमें क्या करती है मालूम है? उसको दबाती हैं, सप्रेस करती हैं, एकदम जोर से सप्रेस करती हैं, क्योंकि उनको लगता है दबाने से वो चला जाएगा, अभी मुझे शांति मिल जाएगा। और उनको, और उस दबाने को मालूम है क्या कहती हैं? मैं बहुत सहन करती हूँ, मालूम है आपको, बहुत सहा है मैंने आपका। वो सहनशीलता है ही नहीं, क्योंकि सहनशीलता के बाद स्टोरी जो चलती है ना, वो बंद हो जाती है, और आपको एक महानता का अनुभव होता है, आपके आपका सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है। लेकिन सप्रेशन में स्टोरी बंद नहीं होती है, और सामने वाले को देख के आपका टेम्परेचर, आप बाहर से स्माइल करते रहेंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं मास्किंग। बाहर से हम बहुत अच्छे से दिखाते हैं कुछ नहीं हुआ, अंदर तो उबल रहा है, वो मुझे ही मालूम है। वो उबलन कहाँ पे आती है मालूम है? बॉडी पे आती है, पक्का है बॉडी पे आएगी। तो कई सप्रेस कर लेते हैं। दूसरा तरीका यह है, उसको एक्सप्रेस तो करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए गुस्सा कर लिया, चलो शांति मिल गई भाई, क्यों इतना मेहनत करना, चलो बोल दिया उसको, काम खत्म, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी होता है। बट उसका प्रॉब्लम है, अगर हमने इस आदत को बार बार रिपीट किया, ये ऑटोमेशन मोड पे जाएगा, अर्थात पहले वृत्ति बनेगा, और वृत्ति के बाद फिर फाइनल स्टेज क्या है, संस्कार।
निश्चित ही बनेगा। तो जिस चीज़ को रिपीट करेंगे हमारे लिए हमारे ही संस्कार हमको बैकफायर करेंगे। तो दूसरा स्टेज क्या है? दूसरा तरीका ये है जो भाई बता रहे थे, ये हो सकता है डाइवर्जन का हो सकता है। कई लोग डाइवर्जन करते हैं। मैं डाइवर्जन को कहता हूँ पेन किलर। क्या कहता हूँ? पेन किलर। थोड़ी देर के लिए काम कर जाएगा। अब क्योंकि बॉडी में ना गुस्सा सेंसेशन के रूप में आया, अभी भाई कह रहे थे ठंडा पानी मान लो, ठंडे पानी से जाके तुरंत स्नान कर लो, एकदम ठंडे पानी से, क्या होगा? थोड़ा सा आपको शांति की फीलिंग आएगी। ये टेम्परेरी डाइवर्जन हुआ, सॉल्यूशन नहीं हुआ, बट एक डाइवर्जन है। पेन किलर कई बार अच्छा होता है। या कई क्या करते हैं, मान लीजिए गुस्सा आ गया ना, तो आप और एकदम वॉकिंग पे चले जाओ, तेज वॉकिंग, तो क्या होगा? थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा। डाइवर्जन एक तरीका है, इससे भी लोगों के काम चल जाते हैं। तो मैं प्रश्न पूछ रहा था कि मान लीजिए मॉन्स्टर या जो है आतंकवादी आ गया है, जिसको मैं गुस्सा कहता हूँ, दरवाजा खटखटा रहा है। कई लोग क्या करते हैं, गुस्से के साथ फाइट करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लड़ते हैं। नहीं नहीं, गुस्सा कैसे आ गया? मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं कौन हूँ? मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो योगी हूँ, गुस्सा भी आ रहा है, मैं लड़ रहा हूँ। आप लड़ेंगे तो नियम ये बताता है, जितना आप उसके साथ संघर्ष करेंगे गुस्सा और बढ़ेगा, क्योंकि आपकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। तो उसके साथ लड़ना भी नहीं है। तो क्या करना है? लड़ना भी नहीं है तो क्या करना है? शांत का है यहाँ तो वास्तविकता की आग लगी है अंदर। हम्म। हाँ, अच्छी बात है। वो डाइवर्जन मैंने कहा ना, पेन किलर अच्छा है, पर कल फिर से मान लीजिए जहां पे पानी की उपलब्धि ना हो, ठीक है, तो अच्छी बात है। मैंने कहा डाइवर्जन बिल्कुल यूज करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेन किलर इज गुड सम टाइम, नो प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन एक हो सकता है, उसे लड़ने से, एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा उसको आने दो। मालूम है कि मेरे पास हथियार नहीं है, आतंकवादी को अंदर आने दो, नो प्रॉब्लम। भागना नहीं है। हाँ भाई, तुम बड़ा, मैं तो माता बता रही, तुम बड़ा मैं छोटा माता होशियार है। तो क्या करना है? अलाउ, अलाउ करना है उसको, एक्नॉलेज करना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? वास्तविकता को का वर्णन करना कि हाँ ठीक है, मुझे गुस्सा आ गया, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, फाइन, गुस्सा आ गया, यही वास्तविकता है। मुझे मालूम है थोड़ा मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आया है तो चला भी जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ। आतंकवादी के साथ बात करना है, जब माता जी बता रही थी प्यार से बात करना, हम बात नहीं करते हैं। भाग जा भाग जा भाग जा, भागेगा नहीं, वो तो और खड़ा रहेगा। टॉक, जिसे बाबा कहते हैं, बातें करना सीखो। और बातें करने मतलब हम लोग क्या करते हैं? बातें नहीं करते, हम लोग जज करते हैं। अरे फिर से मुझे गुस्सा आ गया, अब तो गुस्सा आ गया ना, अब मैं पूरा गुस्सा कर लेती हूँ। हम जज करते हैं अपने आप को। जज करेंगे तो नियम है, सबसे बड़ा सिद्धांत, जितनी बार अपने आप को आप जज करेंगे उतना इमोशन और बढ़ेगा। ये नियम है, सिद्धांत। ट्राई कर लीजिए आप। किसी भी चीज को नेगेटिवली जज करेंगे, कोई भी जजमेंट बिना इमोशन का होगा ही नहीं, वो वाला जजमेंट ये होगा। हम लोग जज करने लगते हैं, अच्छा बुरा, मुझे नहीं करना चाहिए, अरे ये मैंने कैसे कर लिया, पहले तो नहीं किया था। ये हुआ जज करना। कुछ नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, मतलब स्वीकार भाव, ठीक है आ गया ना, कोई बात नहीं, फाइन। आप स्वीकार कर सिर्फ उसको देखना है, साक्षी होकर, जैसे भाई बता रहे थे, साक्षी होकर देखना, उसे वार्तालाप जारी रखना है। तो मान लीजिए कि आप वार्तालाप करेंगे, तो ये नहीं कहता हूं कि आप वार्तालाप करेंगे तो गुस्सा कम हो जाएगा, नहीं, हो सकता है और भी बढ़ जाए, तो भी डरना नहीं। और एक्सेप्ट करना मतलब हार मानना नहीं होता है। कई बार कुछ चीजें हमें पसंद नहीं होती, फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। रिलेशनशिप में भी हस्बैंड वाइफ ही बोलते हैं कई बार, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, समझदार को इशारा काफी। कई बार चीजें पसंद नहीं होती, फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करना मतलब आपको अच्छा लग रहा है ऐसे नहीं है, आप हार गए ऐसे नहीं है, बट इस एक्सेप्टेंस में स्वीकार भाव से फायदा क्या होगा?
आपका मन शांत होने लगेगा, आपकी बुद्धि काम करने लगेगी, और फिर आप उस इमोशन के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। और क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है तो आपकी मेंटल सफरिंग भी कम हो जाएगी। नियम है। आप में से कोई पूछ सकता है, भाई अगर मान लो गुस्सा और बढ़ रहा है, लगता है कि मेरे से सहन नहीं होगा, तो बराबर ना? तो हमें बताया जाता है कि आप किसी न किसी एंकर या सहारा, एक सपोर्ट ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ब्रीदिंग पे फोकस करने लगता हूँ, लंबी थोड़ी श्वास लेने लगता हूँ, एक सपोर्ट ले रहा हूँ, जैसे भाई ने एक सपोर्ट लिया, वैसे मान लीजिए कोई ना कोई सपोर्ट ले रहा हूँ। सपोर्ट लेने के बाद भागना नहीं है, उस आतंकवादी के सामने खड़ा रहना है। क्या होगा उससे? थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। बातें करो, मुझे ऐसे नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, नहीं, प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल। मुझे मालूम है गुस्सा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, मेरे हाथ भी थोड़े शिवर कर रहे हैं, मेरा थोड़ा शरीर भी शिवर कर रहा है, मुझे मालूम है। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम का है, चल अब क्या बातें करना है, मैं 3-4 बातें बता देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिए। पहली बात, ये इमोशन का नियम है, कोई भी इमोशन लंबे टाइम तक नहीं रहता है, नियम है। तो क्या ये गुस्सा या गुस्से वाली अवस्था लंबे टाइम तक रहेगी? कभी नहीं रहेगी। आत्मा का स्वरूप क्या है? कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप शांत है? मैं कोर्स वाले आते थे ना, जब भी हम कोर्स कराते थे तो हमेशा एक एग्जाम्पल देते थे, मुझे याद आ गया। तो मैंने बोला कि भाई आत्मा का स्वरूप शांत है। बोलता कैसे मैं मानूं कि आत्मा का स्वरूप शांत है? मैंने कहा एक शर्त आपको देते हैं। शर्त क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको लगातार 1 घंटा गुस्सा करना है, नॉन स्टॉप, बीच में 1 सेकेंड भी रुकना, और ड्रामे वाला गुस्सा नहीं करना, अंदर से सच में रियल वाला गुस्सा आना चाहिए, बीच में 1 सेकेंड भी रुकना नहीं। क्या होगा? कितने मिनट करेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। इसके बाद क्या हो जाएंगे? शांत। क्योंकि शांति आत्मा का ओरिजिनल क्वालिटी है। शांत हो जाएंगे। पानी को आप गर्म करो, पानी उबल जाएगा, जैसे ही अग्नि हटेगा शांत। सेम यहाँ पे। तो हमेशा याद रखना, कोई भी हो, कोई भी नेगेटिव विकारी इमोशन हो, वो लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो क्या डायलॉग होना चाहिए? बात ठीक है, कोई भी इमोशन, ये मैं किसी के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके, ये आया है, ये भी बीत जाएगा, ये चला जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रहेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये भी सत्य है, लेकिन ये चला जाएगा, और मैं सह सकता हूं, भले मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैं सह सकता हूं। ये बस ये 3-4 डायलॉग आप फिक्स कर लीजिए, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये डायलॉग बार बार इमोशन के साथ वैसे ही बात करने का हो सकता है। और जब बात, तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, जिसको बाबा ने मुरलियों में, बाबा ने भी एक्सेप्टेंस कोई फॉरेन का शब्द नहीं है, बाबा ने अलग शब्दों से मुरलियों में इसका जिक्र किया है, इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है? तो स्टेप याद रखेंगे, आतंकवादी को ना रोकना है ना दबाना है, बहुत एक्सट्रीम हुआ तो डाइवर्जन का प्रयोग किया जा सकता है, बट आइडियल तरीका होता है उसे एक्सेप्ट करना है और उसके साथ बातें करनी है। और बातें करने पे भी बहुत बढ़ गया तो कोई ना कोई सपोर्ट लेने का, फिर से आके उससे बातें करो, तो आतंकवादी को लगेगा अरे ये तो डर ही नहीं रहा मेरे से, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ बाबा कहते हैं माया क्या है? पेपर, सीधी सी बात है। कर पाएंगे? तो ये टेक्निक फॉलो करना है। तो चलिए अभी इसका हमें प्रैक्टिकल डेमो करना है, मैं प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास करता हूँ। रेडी हैं? तो फिर से मैं ब्रीदिंग वाली एक्टिविटी करने कराऊंगा। भाई आ जाए टाइमर के साथ। ठीक है, अभी क्या करना है, जब मैं कहूँगा सेम, अब देखिए इसमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसमें चेंज है। चेंज ये है कि आप, ऐसे तो हम इसको बर्फ़ के साथ कराते थे, हाथों में बर्फ़ दे देते थे, और लोगों में काफ़ी चेंजेस आया। अभी क्या करना है, सेम स्टार्ट, जब मैं स्टार्ट कर दूं 1 2 गो, तो आप
लंबे श्वास लेके उसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या आएगा, आपको फील होगा कि अब मेरा गिव अप टाइम, मेरा टाइम पूरा होने को आ गया है। तो इसका मतलब कहाँ पे फोकस करना है, कहीं ना कहीं आपको पेन हो रहा होगा सीने में, सांस लेने की अर्ज आ रही होगी। तो जब गिव अप होने का टाइम आया तो आप अपना हाथ क्या करेंगे, साइड में कर देंगे और कुछ सेकंड्स तक एक्सटेंड करेंगे, 30-40 सेकंड्स तक एक्सटेंड। कैसे करेंगे, आतंकवादी के साथ बात। क्या बात करना है, मुझे मालूम है कि अच्छा नहीं लग रहा है, पर फिर भी ये थोड़ी देर है, चला जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर मुझे अनकंफर्टेबल होगा लेकिन ये चला जाएगा। कर सकते हैं, पॉसिबल है। फिर देखते हैं कितना टाइम आता है। मैं ओम शांति कुछ नहीं बोलूंगा, देखते हैं, हर एक की क्षमता अपनी अपनी होगी। रेडी? हाँ, पहले रिलैक्स होके बैठ जाए, कोई ज्यादा स्ट्रेच ना करे, एकदम ऐसे ज्यादा ना हो जाए कि हमें स्ट्रेचर लाना पड़े, बहन सोचेंगे। कम। हाँ, तो इसमें सिर्फ चेंज ये है कि जब आपका गिव अप टाइम आए तो आप हाथ ऊपर करेंगे और उस इमोशन के साथ क्या करेंगे, बातें करेंगे। हाँ, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तीव्र इच्छा हो रही है, उससे बातें करेंगे। और वो आतंकवादी कहाँ पे होगा, आपके शरीर में कहीं ना कहीं होगा, जहां पे आपको एकदम इच्छा हो रही है कि नहीं अब तो बर्दाश्त ही नहीं होता, अनकंफर्टेबल है लेकिन मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो अपना स्टेटमेंट पहले रेडी कर लीजिए। स्टेटमेंट रेडी है, क्या बोलना है? नहीं, हर एक का अपना अपना हो सकता है। मैं सहन कर सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए है, चला जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बार बार। रेडी? आंखें बंद, पहले एकदम रिलैक्स हो जाए। अभी हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है। एक लंबी श्वास लेंगे और उसे होल्ड करेंगे, 1 2 एंड गो। उसे होल्ड करके रखना है और शरीर में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ साक्षी होकर देखना है। लिमिट आए तो हाथ ऊपर करके उसे डायलॉग करना है। डायलॉग चालू। डायलॉग चालू, और ज्यादा हो तो फिर तब जाके रिलीज करना है। ओम शांति। देखा, कई लोगों ने तो हाथ ही ऊपर नहीं किया था, कहाँ तक पहुंच रहा था। हाँ, देखिए, डबल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल जैसा हो गया ना। गुड। देखिए, इस बार काउंटर ज्यादा है, क्यों? कई लोगों ने क्या किया, घुटन हो रही होगी, घुटन सी फील हो रही होगी, वो था वो आतंकवादी, और उसे आप क्या कर रहे थे। हाँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा डेमो दिखा रहा हूँ, ऐसी कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं है। अभी आप रिलैक्स हो जाए। तो जब भी ये इस प्रकार की कोई भी इमोशन आए, यहाँ तो हमने जानबूझ के इमोशन क्रिएट करवाया, तो उसके साथ ये बातें करनी है। अब हम आते हैं कि वृत्तियां इमर्ज क्यों होती हैं, इसके मैं रहस्य कुछ बताने जा रहा हूँ। थैंक यू। तो वृत्ति तब इमर्ज होती है, अब अलग अलग वृत्तियां होती हैं, विकारी वृत्तियां भी होती हैं। जैसे हम कई बार कुमारों की काउंसलिंग करते हैं, कुमार कुमारियां हैं, कुमार भी हैं। तो कई कहते हैं भाई जी हमें क्या करता है ना, अमृत वेले के बाद खास तौर पे ना बहुत विकारी स्वप्न आते हैं। अमृत वेले के बाद जब हम सोते हैं ना, बहुतों का ऐसे अनुभव रहा है। एग्जाम्पल,
पर उनको ऐसे कुछ एक्टिविटी कराई गई, और एक्टिविटी से क्या हुआ कि आप एक दिन पहले ही जान जाएंगे कि कल आपको स्वप्न आने वाला है कि नहीं, ये भी जाना जा सकता है। कैसे? क्योंकि जब क्या होता है, वृत्तियां क्यों इमर्ज होती है, पहले ये बताता हूँ, फिर इस पे मैं आता हूँ। जब भी कोई वृत्ति इमर्ज होती है तो अर्ज के रूप में आएगी। बिना अर्ज के रूप में वृत्तियां इमर्ज यूजुअली नहीं होती है, अर्ज के रूप में आती है। तो अर्ज के रूप में आएगी, तब जाके संकल्प विकल्प भी चलना चालू होगा। हम अवेयर नहीं है कि संकल्प विकल्प पॉपअप हो रहे हैं। तो जब पॉपअप स्टेज आ गया, इसका मतलब वृत्ति इमर्ज हो रही है। इसका मतलब पूर्ण संभावना है माया स्वप्न के रूप में आ सकती है। इसीलिए अर्ज के रूप में चेक करना बहुत ही जरूरी है। उसके सिम्टम्स हैं। एक तो ये बात कहनी थी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप रिलेट कर पा रहे? देखिए, अनुभव का विषय है, ये केवल हम सुना रहे हैं भले, बहुत ही तो वृत्तियां क्यों इमर्ज होती है, ये देखा गया है कि मान लीजिए मेरा योग पे ध्यान नहीं है, पूरे दिन सेवा सेवा सेवा, या पूरे दिन क्लासेस सुनते रहता हूँ नेट पे, पूरे दिन क्लासेस सुन रहा हूँ, मुझे लगता है मैं ज्ञान योग कर रहा हूँ। जी नहीं, मैं अशरीरी भी नहीं हो रहा हूँ, बाबा के साथ कनेक्ट भी नहीं हो रहा हूँ। तो देखा गया है कि जो लोग जॉब करते हैं, लंबे टाइम तक कर्म कॉन्शियस रहते हैं, उनकी जो भी वृत्तियां हैं बाहर आएंगी, पक्का। मेरा मान लीजिए बेटे में अटैचमेंट है, या बेटी में अटैचमेंट है, या किसी में अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट वाली वृत्तियां बाहर आएंगी। और वृत्तियां कई जन्म जन्मांतर के, द्वापर से उसको हम ढो रहे हैं, द्वापर से हम ढो रहे हैं। तो क्या करना है आपके बाद? तो इसीलिए ये क्यों आई? कर्म कॉन्शियस। हम मुरली भी सुन रहे हैं, फिर भी इमर्ज होगी। क्यों? योग पे ध्यान नहीं है, ब्राह्मण दिनचर्या पे ध्यान नहीं है। सुबह योग करना, मुरली क्लास के पहले योग करना, नुमा शाम योग करना। योग नहीं योग करते हैं, वृत्तियां अंदर मर्ज रूप में रहती है। क्लियर है क्यों वृत्तियां इमर्ज होती है? तो कोई समझे कि मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, सेवा में बिजी रखता हूँ, और मुझे माया परेशान नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं, माया आपको बिल्कुल आप परेशान करेगी, चाहे आप समर्पित हो, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी हो, माया परेशान करेगी, क्योंकि आपका योग के सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं है। और जो जॉब कर रहे हैं, बहुत बिजी वाला जॉब कर रहे हैं, योग के लिए फुर्सत नहीं है, डेफिनेटली वृत्तियां इमर्ज होगी, फिर हम किसी के साथ लगाव झुकाव में आ जाते हैं, फिर ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। इसीलिए बाबा ने ब्राह्मण दिनचर्या बताई है। क्लियर? तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन यह है कि अपने मन की अवस्था को, संकल्प विकल्प आ भी रहे हैं, तो अपनी मन की अवस्था को मनन चिंतन के द्वारा पहले शांत किया जाए और अशरीरी का अभ्यास किया जाए। पाया गया है वृत्तियां शांत हो जाती हैं। हठता पूर्वक बैठा जाए। आप आधे घंटे योग में बैठ जाइए, 1 घंटे बैठ जाइए, क्या होगा 1 घंटे में? नींद आएगी, हो सकता है झुटका आएगा, हम मर नहीं जाएंगे, जिंदा बचेंगे। क्या प्रॉब्लम है? और हम सहन कर सकते हैं, निश्चित है सहन कर सकते हैं, निश्चित है सहन कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा एक काम ये करना है, सहन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कईयों को बोलते हैं भाई साहब सहन नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, दादी जानकी का एग्जाम्पल है। दादी क्या कहती हैं? उनका एक स्टेटमेंट मुझे हमेशा याद रहता है। अपने ब्राह्मणी को क्या बोलते थे? मुझे दर्द है, दर्द एक सेंसेशन है, दर्द किसी को भी होगा, लेकिन दुख नहीं है। क्या अंतर है? दर्द है लेकिन दुख नहीं है। कई लोगों को दर्द थोड़ा होता है, मन से ज्यादा रोते हैं, मन का रोना बहुत ज्यादा रहता है, सब मन का विषय है। तो हम सह सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मुझे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम कई बार दिया करते हैं। मान लीजिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं, चोट लग गया अंगूठे में, दर्द होगा, फैक्ट बात है। आपको पसंद है दर्द? किसी को दर्द पसंद नहीं है, ठीक है। सह सकते हैं कि नहीं? सह सकते हैं। अच्छा चलिए, फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला अरे ठीक है, आपके अंगूठे में चोट लग गई, चलो और आप आगे बढ़े तो सच में आप गिर गए और खून ब्लड भी आने लगा। हो बर्दाश्त होगा कि नहीं होगा? ऐसे हमें महान नहीं बनना है, रियलिटी में बताना है ना। बर्दाश्त होगा कि नहीं? सह सकते हैं? अभी आप में से बोलेंगे नहीं सह सकते, हो सकता है क्या? अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो डॉक्टर ने बोला अरे माता जी, आपके तो पैर में जो खून ब्लड भी निकला, अभी आपको भर्ती करना पड़ेगा। और माता जी वर्किंग है, अब आपको 2-3 दिन आपको पूरा निगरानी में रखना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर पे आपको निगरानी में रखना पड़ेगा।
अब अकेले हॉस्पिटल में कितना बोर होता है मालूम है ना, इसलिए हॉस्पिटल में छोटा सा टेलीविजन रखते हैं। तो आप बोरियत सह सकते हैं कि नहीं? हाँ ना, सह सकते हैं। तो माता देख रही थी विंडो के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, और अचानक में उसका पैर फिसल गया, फिर से ऊपर से नीचे गिरी। अच्छा, अब दोनों पैर की हड्डियां टूट गई, सह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, जो कहते हैं नहीं सह सकते हाथ ऊपर करें। अच्छा, नहीं सह सकते, सच सच बात है, आपको लग रहा है नहीं सह सकते, ठीक है, पसंद नहीं है, लेकिन लगता है मेरे हिसाब से अभी भी सह सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। तो अब बोला, अगर इनकी तो हड्डियां टूट गई तो ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा, उसका 13th फ्लोर पे। कौन से फ्लोर पे? पता नहीं 13th फ्लोर पे क्यों रखा गया है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? अच्छा, मान लो 13th फ्लोर से माता गिरी, तब वो सह सकते हैं, सह सकती है? अच्छा, फैसला ही बिल्कुल सही कहा, फैसला हो जाएगा नहीं। कहने का भाव क्या है, अब बताइए, फर्स्ट फ्लोर वाला क्या लगता है, सह सकते हैं कि नहीं? तो 13th कहने का भाव है कि जब तक शरीर में जान है, आत्मा है, तब तक सहना संभव है। दर्द किसी को कंफर्टेबल नहीं होता, पर कई बार आपने देखा होगा, हमें दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम काम करते हैं, मतलब सह सकते हैं। तो ये सहने की क्षमता कैसे बढ़ेगी? डेली योग में बैठना। योग में आज सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि ज्वाला रूप बीज रूप, सबसे बड़ी समस्या है, जैसे ही हम योग में बैठते हैं आधा घंटा, अर्ज, वृत्ति जागृत होती है, उठो, व्हाट्सएप चेक कर लो, व्हाट्सएप पे मैं गाने सुनूंगा, मोबाइल टच करो, फ्रिज में उठाया कुछ खा लो निकाल के, आधे घंटा हम बैठ नहीं पाते। ये फैक्ट बात है, बैठने का अभ्यास ही समाप्त होते जा रहा है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा एक काम करना है, एक प्रैक्टिस होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए। ये होमवर्क से बहुत, अब जब भी अर्ज आए तो उसका एक और आसान तरीका है, वृत्तियां इमर्ज हो, क्योंकि वृत्ति अर्ज के फॉर्म में प्रकट होती है, इफेक्ट बात है। एक और तरीका है, उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटिफिकेशन डिले, अर्थात जो भोगता, जो भोगने का जो भाव आ रहा है उसको थोड़ा विलंब करना, लेट करना। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ, कर पाएंगे कि नहीं? मान लीजिए ऐसे दिन में कोई भी दो एक्टिविटी बताइए जो आप रोक नहीं पाते। क्या क्या हो सकता है दो एक्टिविटी? यूजुअली खा लेते हैं फ्रिज में से, और चाय पी लेते हैं। चलिए तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल सही बता रहे हैं माता जी। ये इनका नहीं, बहुतों का होगा, सब लोग बता नहीं रहे, आप तो बता रहे हैं हिम्मत से। तो क्या होता है, तो अब मुझे मान लीजिए गरम गरम समोसे बने, ठीक है, अब मुझे खाने की इच्छा हुई, तो आप 15 मिनट उसको डिले करेंगे। समोसा खाना ही है ना, तो 15 मिनट के बाद खाया जा सकता है, और तब तक अंदर क्या हलचल हो रही है, ठंडा हो जाएगा क्या? फिर से गर्म कर लीजिए 15 मिनट के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, अच्छा अब देखिए क्या हो रहा है, तो समोसे गरम, ठीक है, तो 15 मिनट, अब देखिए क्या हो रहा है, मुझे अर्ज आ रही है, गुड, उसको सहन कर सकते हैं हम लोग, वृत्ति इमर्ज हो रही है, उसको सह सकते हैं कि नहीं? सह सकते हैं। आप कह रहे नहीं सह सकते, पर अगर मान लीजिए कोई बंदूक लेके आ जाए तो बोलते हैं जिंदगी भर समोसा नहीं खाऊंगा। तो सब कुछ सहा जा सकता है, सिर्फ साइकोलॉजिकल यहाँ का प्रॉब्लम है। क्लियर है? अच्छा, तो ये कोई भी चीज आप थोड़ा डिले करेंगे, डिले करने के बाद अपनी अवस्था को चेक करेंगे, भले फिर 15 मिनट के बाद वापस गर्म कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ऑप्शन ये है। अच्छा, मान लीजिए फिर से दोबारा एक और स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, उसमें ऐसा होता है कि 15 मिनट के बाद समोसे खाने नहीं है, समोसा पास में लाना है, सूंघना है उसे, वाह, फिर उसे रख देना है प्लेट में, सोच रहे हैं कि भाई कितना तड़पा रहा है भाई को। नहीं, ये तड़प नहीं है, अर्ज है। तो आपने समोसा रखा, फिर से वापस रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सह सकते हैं कि नहीं? अच्छा, फिर ऐसे कर सकते हैं, समोसा लिया, थोड़ा तोड़ा उसको, तो इसमें मटर दिख रहा है, काफी अच्छा सुगंध, खुशबू, धुआं निकल रहा है, क्या करना है फिर से रख देना, अर्ज आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर चलिए एक और चीज है, लास्ट एक और हो सकता है, अभी आपने तोड़ा,
उसे मुंह में रखा, फिर से बाहर। हो सकता है। तो देखा गया है कि लोग जब ऐसे बार बार उस अर्ज को डिले करते हैं, थोड़ा विलंब करते हैं, उनकी सहन करने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन सहना है, मजबूरी नहीं, अरे क्या मजबूरी, अंदर रो रहा हूं, उसको दबाना नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, कोई बात नहीं। आप पाएंगे धीरे धीरे छोटी छोटी एक्टिविटी में, ये बात समोसे की नहीं है, मोबाइल की भी है। मोबाइल उठाया, अब मन हुआ नहीं, फिर से मोबाइल मैंने रख दिया, फिर से उठाया। तो ऐसे कोई भी दो एक्टिविटी 15-15 मिनट आप डिले करेंगे। अगर मान लीजिए भाई कहते हैं भाई साहब 15 मिनट के बाद मैंने समोसा खा लिए, तो भी आपको खुश होना चाहिए, कम से कम 15 मिनट तो अपने आप को शाबाशी देना चाहिए, तो आपका मनोबल बढ़ेगा कि चलो कम से कम मैंने 15 मिनट भी क्या किया, सहन किया, ये भी महानता की बात है। तो धीरे धीरे ऐसे सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। ये कर सकते हैं एक्टिविटी, तो कोई भी दो एक्टिविटी आप नोट कर सकते हैं और इसका प्रयास करेंगे, ठीक है। और लास्ट, इसके साथ मैं वाइंड अप करूंगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लास्ट ये है साक्षी भाव, जिसकी आज बहुत कमी है। साक्षी भाव, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं न्यारा और प्यारा, ये बहुत जरूरी है। इसमें भी साक्षी भाव चाहिए ना। तो जो व्यक्ति अगर शरीर के प्रति साक्षी भाव धारण नहीं कर सकता है, इमोशंस के प्रति साक्षी भाव धारण नहीं कर सकता है, वो रियल सिचुएशन में फेस नहीं कर पाएगा। और योग की हमारी सिद्धि ही है साक्षी भाव। और इसीलिए मुझे याद है 1969 अव्यक्त मास चल रहा था, बाबा की मुरली है, आप पढ़िए 1969 की एक मुरली है, कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। बाबा ने अपना डेथ एक्सपीरियंस, डेथ शब्द प्रॉपर नहीं है, शरीर छोड़ा था उसका एक्सपीरियंस शेयर किया। बाबा कह रहे थे कि जैसे अखाड़े में मल्ल युद्ध होती है ना, ऐसे कर्म भोग मतलब दर्द और योग बल का क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और बाबा ब्रह्मा बाबा साक्षी होकर उसे देख रहे हैं। तो ये हमारी अवस्था आनी चाहिए, साक्षी भाव। वो कब आएगा, जब हम इमोशंस को या अर्ज को, उसे फाइट नहीं करना है, आज के बाद उसका सामना करना है। हम बाबा के शेर बच्चे हैं, बाबा कहते हैं ना मेरे शेर बख्तावर। फाइट नहीं करना है, होशियारी से काम लेना है। कई बार विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है। पीछे हटना मतलब पराजय नहीं है। तो इस प्रकार की अगर हम कोशिशें करेंगे तो अपने अर्ज या वृत्ति को चेक कर पाएंगे। ये तो ऐसे विस्तार का विषय है, शॉर्ट में हमने कुछ एक बातें बताई। तो आज के बाद संकल्प की चेकिंग नहीं, फीलिंग ठीक है और उससे भी गहरी अर्ज या वृत्ति की चेकिंग करेंगे। ओम शांति। आई होप सबको समझ में आया। कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं, अदरवाइज हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। ये भी हम वृत्ति वाला ही करेंगे, कुछ अलग तरीके से करेंगे, है ना। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसके संबंधित, जो लग रहा है कि ये ऐसा है कि नहीं है, अदरवाइज हम शुरू कर दें। हाँ जी। तो उसके पीछे की वृत्ति क्या है? हाँ, बहुत ही अच्छी बात बताई। एक मैं आपको ऐसे तो बहुत लंबा विषय है। कोई भी इमोशन आता है, उसके नीचे गहराई में, उसकी वृत्ति में एक संकल्प, एक मान्यता दबी रहती है, और उस मान्यता को हमने जोर से पकड़ा होता है, इसीलिए गुस्सा आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये मान्यता अच्छी है, पर इसको हमने क्या करके रखा है। अब जितना जोर से पकड़ेंगे और किसी ने जरा भी झूठ बोला, संसार सत्यवादी सत्युग तो नहीं चल रहा है, तो हमें क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो हमारा जोर से पकड़, अच्छी मान्यताओं को अगर जोर से पकड़ लिया जाए तो अच्छी मान्यता हमारे लिए अभिश्राप बन जाती है। तो गुस्से के पीछे, कोई भी गुस्सा, कोई भी इमोशन के पीछे एक मूल मान्यता, बिलीफ छिपा रहता है, जो आपको लगता है सही है बट एक्चुअली में होता है गलत। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन प्रॉब्लम ना, जैसे माताओं का अक्सर करके आता है कि उन्होंने मुझे बोला ना तो मेरे हर्ट हो गया, मुझे हर्ट हो गया। हर्ट क्यों हुआ? हर्ट एक इमोशन है, यस हर्ट इमोशन है। तो इसके पीछे बिलीफ क्या छिपा है? बिलीफ ये छिपा है कि उनको शांति से बात करना चाहिए मेरे से।
उन्होंने शांति से बात क्यों नहीं किया? तो ये मान्यता है कि सबको शांति, सब शांति से बात नहीं करेंगे, ये कर्म क्षेत्र है, कई लोग अशांति से भी बात करेंगे, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो बिलीफ कारण होता है, और बिलीफ से भी ज्यादा अभिमानवश, देहाभिमानवश हमने उस मान्यता को एकदम जोर से, जितना जोर उतना ज्यादा इमोशन, जितना पकड़ ढीली उतना कम इमोशन। ये गुलाब का फूल है, इसको मीडियम भी पकड़ा जा सकता है, या लोग इतने कस से पकड़ते हैं कि उसका जूस निकल जाएगा। तो मान्यताओं का भी यही है। हमने देखा है कि लोग जलते हैं, जलती हुई रॉड को पकड़ लेते हैं पर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ईगो बहुत हाइट पे होता है। नुकसान हो रहा है, शरीर पे नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इमोशन के पीछे मान्यताएं कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में काम करती हैं, और मान्यता के आधार पे अर्ज आता है, वृत्ति आती है, फिर फीलिंग आता है, फिर संकल्प आता है। तो मान्यता पे भी कभी अलग से क्लास लिया जा सकता है, क्या क्या वो मान्यताएं होती हैं। हमको लगता है सही है, लेकिन हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। पंचुअलिटी, लास्ट में, पंचुअलिटी अच्छा गुण है कि नहीं? पंचुअल, टाइम पे पहुंचना अच्छा गुण है कि नहीं है? अच्छा गुण नहीं है। आप सोच रहे हैं भाई क्या बता रहे हैं हमको? नहीं, पंचुअलिटी अच्छा गुण है, लेकिन इसको मैंने बहुत जोर से पकड़ लिया, वो गुण मेरे लिए अभिश्राप बन जाएगा। और आज कोई प्रोग्राम में कोई बहन 5 मिनट 10 मिनट लेट हो गई, मेरी आंखें लाल हो रही हैं गुस्से के मारे। क्यों? आप समझ रहे हैं? तो गुस्से का भी यही होता है। यूजुअली गुस्से का ये होता है कि लोग न्यायवादी नहीं है, इनजस्टिस हो गया, अन्याय कर दिया, सत्य नहीं बोला, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, लोग इसके खिलाफ कुछ कर जाते हैं, हमें गुस्से के इमोशंस आते हैं। ठीक है, ओम शांति। तो अभी हम अलग प्रकार का एक योग करने वाले हैं। आज हम बाबा को फ्री कर देंगे ना। तो मैं बता देता हूँ पहले इंस्ट्रक्शन क्या क्या। बुक्स वगैरह नीचे आप रख सकते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाए। मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, किसी का मोबाइल ना रहे। इसमें क्या करना है मैं बता रहा हूँ। इसमें भी हम वृत्ति को चेक करेंगे और देखेंगे क्या हमारी अवस्था है। घबराइए मत, श्वास में नहीं कंट्रोल कराऊंगा, है ना। इसमें क्या करना है कि हमें चेयर पे बैठे ना एकदम, अगर किसी को कमर की प्रॉब्लम ना हो तो एकदम सीधे बैठना है। कमर की प्रॉब्लम ना हो तो, एक्सेप्शंस वो हैं जिनको कमर की प्रॉब्लम है, जबरदस्ती नहीं करनी है, एकदम सीधे हम बैठ सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं, लास्ट में याद करेंगे। शिव बाबा को तो रोज याद करते हैं ना हम तो ऐसे। तो अभी क्या करना है कि पहले कुछ मिनट, 20 मिनट्स के आसपास है, तो एक ही अवस्था में बैठना है, हाथ और पैर बिल्कुल हिलाने नहीं है। तो क्या होगा कुछ देर के बाद, और इचिंग भी आए तो इचिंग भी नहीं करना है। तो क्या होगा, आएगा अर्ज कि नहीं अब मैं आराम से बैठ जाऊं, या हाथ बालों को टच करूं, या पैर हिलाऊं, ऐसे अर्ज आएगी। उस अर्ज को चेक करना है और उसे बातें करनी है। फिर जब मैं ओम शांति कहूंगा कि आप रिलैक्स हो सकते हैं, तो आप एकदम आराम से रिलैक्स हो जाइएगा। फिर से उसी अवस्था में टिकना है, एक ही भाव में, क्योंकि हम योगी हैं ना। 20 मिनट तो हम कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रेडी? तो एकदम एक ही अवस्था में बैठेंगे, एकदम रिलैक्स। चश्मे की आवश्यकता ना हो तो निकाल भी सकते हैं, वरना कोई ज़रूर नहीं है। और इस एक्टिविटी में हम भले आंखें बंद करेंगे तो अच्छी बात है, सिर्फ इस एक्टिविटी में, योग में नहीं करना है। एकदम पहले रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स्ड, सीधे बैठेंगे लेकिन रिलैक्स्ड। 3 गहरे श्वास लेंगे बिना शरीर को हिलाए, किसी को मालूम भी ना पड़े। 3 गहरे श्वास,
हमारा ध्यान श्वासों के ऊपर। आज मैं साक्षी भाव का अभ्यास करने वाला हूं और फोकस करें। शरीर को एकदम स्थिर रखना है, इसे बार बार हिलाएंगे नहीं। श्वास कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, इस प्रक्रिया को देखेंगे। श्वासों को साक्षी होकर देखने वाला कौन? भले शरीर श्वास ले रहा है, लेकिन इस प्रोसेस को देखने वाला कौन? कौन देख रहा है? कौन महसूस कर रहा है? मेरे दोनों हाथ एकदम रिलैक्स्ड। चेहरा एकदम रिलैक्स्ड। वातावरण में या वातावरण के टेम्परेचर को क्या मैं सेंस कर पा रहा हूं? क्या मैं सेंस कर पा रहा हूं? पूरा फोकस उस पर। सेंस करने वाला कौन? मैं चमकता हुआ सितारा, आत्मा। साक्षी भाव से इस पूरे शरीर को मैं चेक कर रहा हूं। बॉडी में कोई भी सेंसेशन है, चाहे सुख वाली चाहे दुख वाली, उसको मैं सिर से लेकर पैर तक चेक करूंगा। मैं आत्मा राजा इस प्रजा का निरीक्षण कर रहा हूं। क्या हाल चाल मेरी प्रजा का है? तो चेक करें, कमर पैर कहीं पे भी थोड़ी भी सेंसेशंस हो, उसको केवल देखना है। उसको दबाना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। अगर पीड़ा ज्यादा है तो फिर से अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है। थोड़ी देर के लिए फिर से अपने ब्रीदिंग पे आ जाना है।
अभी अपना पूरा ध्यान आत्मा के ऊपर, और कुछ देर बिल्कुल इसी अवस्था में टिकना है। शरीर को जरा भी हिलाना नहीं है। जब तक कि मैं ना कहूं तब तक उसको उसी अवस्था में रखना है। अगर किसी भी प्रकार की नींद या किसी भी चीज का आभास हो, उस अर्ज को भी साक्षी होकर देखना है। कोई भी सेंसेशंस, शरीर हिलाने की अर्ज या वृत्ति, साक्षी होकर देखना है। शरीर एकदम स्थिर, हाथ पैर जरा भी नहीं हिलाने हैं। अंदर थोड़ी भी इच्छा हो रही है, उसको साक्षी होकर देखना है, उस पर एक्ट नहीं करना है। शरीर में जो भी सेंसेशंस हो रही हैं, उसको साक्षी होकर देखना है। पूरा ध्यान शरीर के ऊपर, और मैं आत्मा साक्षी।
शरीर को स्थिर रखने से किसी भी प्रकार की पीड़ा हो रही है उसको साक्षी भाव से देखना। अन्यथा अपने स्वरूप में टिके रहना है। मैं चमकता हुआ सितारा। जिद नहीं करना है लेकिन दृढ़ता रखनी है। शरीर एकदम स्थिर और मैं आत्मा साक्षी, न्यारी। अब मैं आत्मा इस कर्मेंद्र रूपी प्रजा को एकदम रिलैक्स करती हूँ। अब ये एकदम रिलैक्स हो जाए। भले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कमर सीधी भी करनी चाहे या रिलैक्स करना चाहे तो कमर को एकदम रिलैक्स कर देंगे, लेकिन साक्षी भाव से एकदम रिलैक्स्ड। इस रिलैक्सेशन से सुख जो प्राप्त हो रहा है, सुखद सेंसेशंस आ रही है, उसको भी भोगेंगे नहीं, साक्षी भाव से देखेंगे। क्योंकि जो सुख को स्वीकार नहीं करता वो दुख को भला कैसे स्वीकार कर सकता है। सुख के भाव से भी न्यारा होकर और उसको त्यागने से अतीन्द्रिय सुख का एक अलग अनुभव होता है। ये त्याग नहीं, भाग्य है। शरीर एकदम स्थिर और मैं आत्मा राजा, कर्मेंद्रिय जीत। मेरा अर्ज और वृत्ति पर भी नियंत्रण है, क्योंकि मैं सहनशील आत्मा हूं, सहनशीलता की मूर्ति हूं। और कई बार मैंने ऐसे किया है, नई बात नहीं है, कई बार रिपीट किया है। कंधे एकदम रिलैक्स्ड, गला भी एकदम रिलैक्स्ड, शरीर एकदम स्थिर और पूरा शरीर मेरे नियंत्रण में है, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं, इस कर्मेंद्रियों की मालिक।
आज के बाद इस कर्मेंद्रियों में कोई भी प्रकार की सेंसेशंस होंगी तो मैं उसे साक्षी भाव से देखूंगा, मैं उसे दबाऊंगा नहीं, लेकिन उसका सामना करूंगा। सामना अर्थात स्वीकार भाव, न कि फाइट। क्योंकि मैं सहनशील मूर्त हूं और मैं किसकी संतान हूं? मंदिरों में किसकी पूजा होती है? किसका यादगार है? मैं हमेशा सजग रहूंगा। अपनी प्रजा के प्रति भी एकदम सजग राजा हूं मैं, एकदम सजग। और मन बुद्धि संस्कार पर भी मेरा नियंत्रण है, वृत्तियों पे भी मेरा नियंत्रण है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियां, इस पर मेरा नियंत्रण है। मैं आत्मा राजा हूं, परमात्मा का राजा बच्चा, राज्य अधिकारी। ये राज्य अधिकार और नियंत्रण, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर मुझे भविष्य का राजा बनाएगा। यही संस्कार मेरे अगले जन्म में चलेंगे। मेरा तन एकदम रिलैक्स्ड, मन भी एकदम एकाग्र और शांत चित्त हो गया है। अब मैं परमात्मा शिव बाबा को थैंक्स करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और एकदम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, एकदम धीरे धीरे, और उस अवस्था में स्थिर रहेंगे, एकदम धीरे धीरे। ओम शांति। आज हमारे बीच में राजीव भाई ने बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत प्रैक्टिकल और इंटरैक्टिव रीति से हमें इस टॉपिक के बारे में समझाया। तो हम सभी एक बार जोरदार तालियों से भाई का धन्यवाद करते हैं। और वैसे कहा जाता है कि 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कुमारी होती, और भक्ति में 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं। और हमारे बीच में तो एक ऐसे पवित्र योगी कुमार पहुंचे हैं, तो वो 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार माना 700 कुमारियों के बराबर हमारे ये कुमार भाई हैं। तो हम सभी जोरदार एक बार फिर से भाई का धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। इसे भी साक्षी भाव। ओम शांति।